आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ। फुलवारी शरीफ में एनआईए का छापा पड़ा है। 2 जगहों पर छापेमारी चल रही है। दानिश के घर छापेमारी खत्म हो गई है। एनआईए की टीम अपने साथ कुछ कागजात लेकर गई है। पीएफआई मामले में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। गजवाए हिंद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि दानिश और बसारत करीम के घर पर सुबह से ही छापेमारी चल रही थी और इसी कड़ी में आज दस्तावेज लेकर कुछ टीम वहां से रवाना हो गई है। गजवाए हिंद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एनआईए की टीम अपने साथ कुछ कागजात लेकर वहां से निकली है। दानिश और बसारत करीम के घर पर यह छापेमारी की गई। गजवाए हिंद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। फुलवारी शरीफ में एनआईए की छापेमारी देखने को मिली। आज सुबह से ही लगातार एनआईए की टीम वहां पर मुस्तैद है और 2 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पहला दानिश और दूसरा बसारत करीम के घर पर छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। फुलवारी शरीफ में गजवाए हिंद मामले से जुड़ी हुई ये पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएफआई से जुड़ा हुआ ये मामला है जिसमें एनआईए की टीम आज सुबह से ही लगातार छापेमारी कर रही है। हम मौजूद हैं फुलवारी शरीफ में और फुलवारी शरीफ में एनआईए की 2 जगहों पे छापेमारी चल रही है और ये गजवाए हिंद को लेकर के एनआईए की टीम पहुंची है और मामले में अपना छापेमारी जांच कर रही है। ये दानिश का घर है और ये मुनीर कॉलोनी में पड़ता है और यहाँ जो है गजवाए हिंद को लेकर के जो है यहाँ पर टीम पहुँची है और छापेमारी एनआईए की टीम की छापेमारी चल रही है। घर के सदस्यों से पूछताछ चल रही है और घर के सदस्य जो घर के अंदर मौजूद हैं उनसे पूछताछ चल रही है और ये पूछताछ जो है गजवाए हिंद को लेकर के चल रहा है। ये पहली बार नहीं एनआईए की टीम यहाँ पहुँची है बल्कि कई बार जो है ये टीम जो है यहाँ पहुँची है, पूछताछ जो है कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ खास जो है इनको नहीं मिला है और कुछ खास की तलाश में बार बार एनआईए की टीम यहाँ पहुँच रही है। ये मोहल्ला पूरा जो है आप देख लीजिए, ये मुनीर कॉलोनी का मोहल्ला है। ये पूरा जो है शांत मोहल्ला है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं और ये जो है लोग जो है यहाँ पर ये इस बात की बात कह रहे हैं कि यहाँ जो है दानिश का घर है और यहाँ एनआईए की टीम पहुँची है। ये पहली बार नहीं बल्कि कई बार जो है यहाँ पर छापेमारी चला है और आज भी जो है टीम यहाँ पर पहुंचकर छापेमारी कर रही है। दानिश के घर में पहुंची हुई है, एक एक कागजात की तलाश कर रही है और साथ ही पूछताछ कर रही है। देखने वाली बात यह होगी कि इस बार भी एनआईए को कुछ हासिल हो पाता है या फिर ऐसे ही जांच कर फिर लौट जाती है। हालांकि कुछ पाने के आस से ही एनआईए की टीम दोबारा दानिश के घर पर पहुंची है। न्यूज़ 18 के लिए न्यूज़ 18 अमरजीत शर्मा। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरजीत, अभी दानिश के घर पर छापेमारी हुई और कुछ कागजात वहां से लेकर एनआईए की टीम रवाना हुई है। क्या कुछ उन कागजातों के बारे में आपको जानकारी मिल पाई है? देखिए, हमने पूछने का भरपूर प्रयास किया कि आखिर इसमें क्या है, क्या वहां से उन्होंने जब्त किया है और किस तरह की जो है पूछताछ हुई। उसमें एनआईए की जो टीम थी वो कुछ बताने से परहेज कर रही थी और अभी जो है जो कागजात हैं दानिश के घर से जो है जो मिले हैं वो अपने साथ ले गई है। हाथ में फाइल लेकर जाता हुआ जो है दिखाई दे रहा था और पूछताछ की गई है कि दानिश का जो किस तरह से जो है कनेक्शन है, उसका जो है किस तरह से जो गजवाए हिंद से कनेक्शन है, क्योंकि गजवाए हिंद में सबसे पहला शख्स वो था जो इसमें पकड़ाया था और ये बातें सामने आई थी कि इससे जुड़ा हुआ पाकिस्तान से भी लिंक है और कई जगहों से लिंक भी सामने आ रहे थे। यही वजह है कि एनआईए को ये केस सौंपा गया था और ये केस लगातार तीसरी बार जो है दानिश के घर में जो है एनआईए की टीम पहुंची है। उनके माता पिता से पूछताछ की और कुछ कागजात जो है हर बार जो है ले जाती है जो जरूरत होता है। ये यहाँ पर पहुंचे थे और एक एक चीज को खंगाल रहे थे ताकि जो है कहीं से कुछ सुराग मिले, लेकिन अभी कुछ भी जो है बताने से परहेज कर रहे हैं और जो सुराग की जो जरूरत थी उसके लिए जो है बार बार जो है दानिश के घर पहुंच रहे हैं और अभी जो है इस बार जो है कुछ कागजात मिला है तो ये कयास लगाए जा सकते हैं कि कुछ सबूत मिले होंगे, लेकिन कुछ भी जो है सामने अभी तक नहीं आ रहा है। लेकिन जांच प्रक्रिया नहीं की चल रही है। 2 जगहों पे यहाँ पे छापेमारी की गई थी। एक जो है
दानिश के यहाँ था और दूसरा जो है एक और शख्स थे जो बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग में कार्य करते हैं, उनके यहाँ छापेमारी चल रही थी। और ये जो एक हो रहा था खानका मोहल्ले में और दूसरा जो है मुनीर कॉलोनी में ये चल रहा था। खानका मोहल्ले जी अमरजीत, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे थे। और देखिए, आज तेजस्वी यादव की कोर्ट में पेशी होनी है। आज कोर्ट में पेश होंगे तेजस्वी यादव, यानी कि बिहार के डिप्टी सीएम। आईआरसीटीसी घोटाले में आज उनकी पेशी होनी है। सीबीआई कोर्ट में उन्होंने याचिका दी थी, जमानत रद्द करने की याचिका दायर की गई। कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है और नोटिस के जवाब में कोर्ट में आज पेशी होनी है। दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट में आज उनकी पेशी होगी। आपको बता दें कि आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी यादव इस वक्त जमानत पर हैं। सीबीआई ने कोर्ट में याचिका दाखिल की और आरोप ये लगाया था कि तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसभाओं में सीबीआई के अधिकारियों और उनके घर वालों को धमकी दी थी, जिसकी वजह से उनके खिलाफ ये मामले चल रहे हैं और इसका सीधा असर जांच पर भी पड़ सकता है। और इसीलिए तेजस्वी की जमानत याचिका रद्द की जाए। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 17 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस दिया था। दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये तो होना ही था। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव आज राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। दिल्ली की ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। अब से कुछ ही देर में उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। ये लाइव तस्वीर हम आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड पर दिखा रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीर आप देखिए। सीबीआई ने उनकी जमानत रद्द करने की मांग की है और सीबीआई की याचिका पर आज कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। आज उनकी पेशी होनी है और अब बड़ा सवाल यह है कि अब तेजस्वी यादव का आखिर क्या कुछ होगा। ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट की। दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव आज कोर्ट में पेश होंगे और अब से कुछ ही देर में ये फैसला लिया जाएगा। तो आपने तस्वीरें देखी। तेजस्वी यादव जमानत रद्द करने की याचिका दायर की गई है और इसी कड़ी में आज उनकी पेशी होनी है। और देखिए, खबर तो हमने आपको बता दी, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि सीबीआई ने तेजस्वी की जमानत को आखिर क्यों चुनौती दी है। दरअसल आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी यादव जमानत पर चल रहे हैं। सीबीआई ने जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सीबीआई ने तेजस्वी पर अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्यों मांग की गई कि उनकी जमानत याचिका को खारिज किया जाए। तो उसकी जानकारी हमने आपको दी कि सीबीआई की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि उनके ऊपर धमकियां दी गई है। तेजस्वी यादव ने धमकाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अधिकारियों को धमकाने का आरोप सीबीआई ने तेजस्वी यादव पर लगाया। अधिकारियों को धमकाने से जांच प्रभावित हुई, ये कहना है सीबीआई का। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। ये तमाम बातें सीबीआई की तरफ से कोर्ट में रखी गई है और ये कहा जा रहा है कि जांच में सीधा सीधा असर इसका देखने को मिलेगा। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर आईआरसीटीसी घोटाला क्या है जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है और इससे घिरे हुए हैं लालू परिवार और तेजस्वी यादव भी। आईआरसीटीसी घोटाला साल 2006 से जुड़ा हुआ है। दरअसल 2006 में लालू प्रसाद केंद्र सरकार में रेल मंत्री के तौर पर कार्यरत थे और एक निजी फर्म के साथ आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव का अनुबंध हुआ था। रांची और पुणे में आईआरसीटीसी के 2 होटलों को लीज पर दिया गया। निजी कंपनी यानी कि सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर यह दिया गया था और इस अनुबंध में कई तरह की अनियमितताएं देखने को मिली। लीज के बदले पटना के बेली रोड में 3 एकड़ की जमीन लालू परिवार को देने का आरोप है और पहले जमीन डिलाइट कंपनी को दी गई और फिर जमीन राबड़ी तेजस्वी की मालिकाना हक वाली कंपनी यानी कि लारा प्रोजेक्ट को बेच दी गई। लारा कंपनी को काफी कम दाम में जमीन बेची गई। डिलाइट कंपनी आरजेडी नेता प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता का है और इस मामले में साल 2018 में राबड़ी देवी को जमानत मिल गई थी और 24 अगस्त साल 2022 को सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी की। पटना, कटिहार, मधुबनी, वैशाली, सीतामढ़ी, इन तमाम जगहों पर छापेमारी की गई। आरजेडी नेताओं और उनसे जुड़े
लोगों के ठिकानों पर भी लगातार छापेमारी हुई और यही है पूरा IRCTC घोटाला, जिसको लेकर तेजस्वी यादव और साथ ही साथ पूरा लालू परिवार घिरा हुआ है। और आज इसी मामले में तेजस्वी यादव की पेशी होनी है। CBI की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जांच प्रक्रिया प्रभावित हुई क्योंकि उन्होंने धमकियां दी। और देखिए, इस मामले में RJD और JDU ने BJP को कोर्ट के आदेश तक इंतजार करने की सलाह दी है। बीजेपी के लोग न्यायिक प्रक्रिया पर भी राजनीति कर रहे हैं और खुद ही न्यायाधीश बन करके फैसला भी सुना रहे हैं। कल ही माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं। पूरे देश की जनता जानती है कि भाजपा के 3 जवाई ED, IT, CBI किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर लगातार लंबे समय से किया जा रहा है। आज CBI कोर्ट में बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी का हियरिंग है, तो जो जैसा करता है वैसा पाता है। इन्होंने बाल काल में ही अकुत संपत्तियों का जो मालिक हुए थे, IRCT घोटाला में ये पूरे परिवार अभियुक्त हैं, घोटालों के सम्राट हैं ये लोग। और सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता दें, गब्बू सिंह पर IT की कार्रवाई लगातार जारी है। छापेमारी में 70 लाख रुपए बरामद किए गए और अब तक करीब 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। गब्बू सिंह की 4 कंपनियों पर छापेमारी लगातार जारी है। गोविंदा कंस्ट्रक्शन पर छापेमारी की जा चुकी है और अब 4 सहयोगी अन्य कंपनियों पर छापेमारी की जा रही है। पटना में ही ये चारों कंपनियां स्थित हैं और इन्हीं 4 कंपनियों पर आज छापेमारी की जा रही है। IT की कार्रवाई भी देखने को मिली और अब तक कुल मिलाकर 1.5 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। गब्बू सिंह की 4 कंपनियों पर आज छापेमारी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। और चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि गब्बू सिंह के केस में अब तक क्या कुछ हुआ है, पूरी जानकारी आपको देते हैं। दरअसल 14 अक्टूबर को गब्बू सिंह के 31 ठिकानों पर सबसे पहले छापेमारी की गई। घर और होटल पर आयकर विभाग की टीम की छापेमारी हुई। बोरिंग कैनाल रोड में गोविंदा कंस्ट्रक्शन पर सबसे पहले छापेमारी की गई और पटना के अलावा दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में भी छापेमारी की गई। गब्बू सिंह के पार्टनर्स के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है और आयकर की छापेमारी में 1-2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 50 लाख रुपए के कैश बरामद किए गए। लाखों के गहने, बैंक लॉकर्स, करोड़ों के निवेश का भी खुलासा किया गया। 15 अक्टूबर को गब्बू सिंह के अकाउंटेंट के घर पर छापेमारी की गई और गब्बू सिंह के मामले की आयकर जांच लगातार होती रही है। आयकर की टीम ने 40 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा किया। वहीं सीनियर IAS, IPS से गब्बू सिंह के संबंध हैं, इस बात की भी जानकारी मिली। IAS, IPS का काला धन गब्बू सिंह की कंपनी में लगा हुआ है। गब्बू सिंह ने टैक्स चोरी के लिए फर्जी कंपनियां बनाई और 17 अक्टूबर को गब्बू सिंह की 4 कंपनियों पर छापेमारी की गई। आयकर की छापेमारी में कुल मिलाकर 50 लाख कैश बरामद किए गए और अब तक की बात कर लें तो करीब 1.5 करोड़ रुपए अब तक मिल चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर गब्बू सिंह का ये काम रहा है कि IAS, IPS के ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील करना और यही वजह है कि आयकर विभाग की छापेमारी उनके घर पर की गई, कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर की जा रही है और आज भी IT की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में उनकी कंपनी से जुड़ी हुई 4 सहयोगी कंपनी पर भी आज छापेमारी की जा रही है। और देखिए, गब्बू सिंह आयकर के शिकंजे में है और वो JDU अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी भी हैं और ऐसे में इस मामले में सियासत होना लाजमी है। BJP सांसद सुशील मोदी ने गब्बू सिंह के मामले में ललन सिंह पर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा, सुनिए। गब्बू सिंह के यहाँ आयकर का जो छापा पड़ा है उसमें केवल IAS, IPS ही नहीं तो गब्बू सिंह के जो राजनीतिक आका हैं उनकी भी पहचान की जानी चाहिए और जिनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है उसकी भी जांच की जानी चाहिए। क्योंकि आश्चर्य की बात यह थी कि श्री ललन सिंह लालू यादव के पक्ष में खड़े होकर बयान दे रहे थे, समझ में आ रहा था, लेकिन एक बिल्डर के यहाँ छापा पड़ता है और ललन सिंह तिलमिला जाते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि बिल्डर के यहाँ इनकम टैक्स का छापा और तिलमिला रहे हैं ललन सिंह। और साथ ही साथ इनकम टैक्स को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि मेनलैंड चाइना नाम का एक रेस्टोरेंट जिसका पटना में उद्घाटन हुआ, जिसमें जदयू के 2 शीर्ष नेताओं का पुनर्मिलन हुआ था,
उस मेनलैंड चाइना का गब्बू सिंह से क्या संबंध था। साथ ही साथ जल संसाधन विभाग, जिसके अंतर्गत कौन थे मंत्री जब बिहार के विकास आयुक्त को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, और जल संसाधन विभाग के अंतर्गत गब्बू सिंह की कंपनियों को करोड़ों का लाभ देने का काम किया गया था। कौन थे मंत्री, कौन थे उस समय के प्रधान सचिव, और गब्बू सिंह को किस तरह का लाभ दिया गया, इसकी भी जांच जल संसाधन विभाग को करना चाहिए। साथ ही साथ IAS, IPS अन्य जो पदाधिकारी हैं उनके भी नामों का खुलासा करना चाहिए, जिनके काले धन को सफेद करने के लिए गब्बू सिंह की कंपनियों का इस्तेमाल हो रहा था। और चलिए अब बात करते हैं उस जालसाज की जिसने बिहार के आम लोगों को नहीं बल्कि DGP को झांसे में ले लिया। उस हाई प्रोफाइल जालसाज ने हाईकोर्ट के जज के नाम पर DGP को झांसे में लिया। हैरानी की बात तो यह है कि जिस काम के लिए उसने फर्जी तरीके से फोन किया वो काम भी DGP ने पूरा कर दिया। तो सवाल है कि क्या बिहार के DGP को झांसे में लेना इतना आसान है? पीली टी शर्ट और ब्लैक जींस में खड़ा ये है अभिषेक अग्रवाल, पुलिस महकमे का सबसे हाई प्रोफाइल जालसाज, जो बिहार कैडर के IPS आदित्य कुमार के साथ मुस्कुराते हुए खड़ा है। इन दोनों के तिकड़म की कहानी आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। तस्वीरों में दिखने वाला अभिषेक IPS आदित्य कुमार को बचाने के लिए पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर DGP को फोन करता था। जी हाँ, DGP को। अभिषेक जब बिहार के DGP SK सिंघल को कॉल करता था तो DGP भी सहम जाते थे। इस बात का जिक्र FIR की उस कॉपी में भी है जो बिहार के आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने दर्ज किया है। कई महत्वपूर्ण बातें जो हैं FIR में लिखी हुई हैं, और जो आर्थिक अपराध इकाई ने FIR लॉन्च किया है वो FIR की कॉपी फिलहाल न्यूज़ 18 के पास भी है, और इसमें कई महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। और इसमें इस बात की भी चर्चा की गई है कि आदित्य कुमार IPS द्वारा पुलिस मुख्यालय पटना के कई गोपनीय दस्तावेज, रिपोर्ट, व्हाट्सएप एवं हार्ड कॉपी उपलब्ध कराया गया था। यानी अभिषेक अग्रवाल को कई महत्वपूर्ण चीजें लीक की थी आदित्य कुमार ने, जो IPS पदाधिकारी हैं। इसलिए आर्थिक अपराध इकाई ने उनको भी दोषी माना है और उनके खिलाफ FIR लॉन्च किया है। अभिषेक ने IPS आदित्य कुमार को बचाने के लिए पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर DGP को एक बार नहीं बल्कि 40 से 50 बार फोन किया था। फ्रॉड करने के लिए अभिषेक ने व्हाट्सएप का DP भी उसी हिसाब से बना लिया था कि सरकारी मोबाइल पर एक दूसरे मोबाइल संख्या जिसके डिस्प्ले पिक्चर में मुख्य न्यायाधीश माननीय पटना उच्च न्यायालय का फोटो लगा हुआ है के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे बात की गई और कतिपय कार्यों को कहने के लिए कहा जाता था। बोलने वाले व्यक्ति के स्वर यानी उसके टोन और बोलने के तरीके से मामला संदिग्ध होने के कारण उक्त मोबाइल संख्या। और चलिए अब आप समझिए कि ये पूरा मामला आखिर क्या है जिसे रफा दफा करने के लिए फर्जीवाड़े का सहारा लेना पड़ा। दरअसल करीब 5 महीने पहले बिहार सरकार ने गया के SSP रहे आदित्य कुमार के खिलाफ शराब मामले में FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। गया के SSP रहे आदित्य कुमार पर शराब के एक मामले को रफा दफा करने का आरोप भी लगा था, और उससे भी पहले गया के फतेहपुर थाने में 8 मार्च 2021 को एक बाइक को शराब के साथ पकड़ा गया। फतेहपुर के तत्कालीन थानेदार संजय कुमार ने इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ सनहा दर्ज कर घटना की लीपापोती कर दी, और बाद में उसी थाने में 26 मार्च साल 2021 को शराब से भरी एक कार पकड़ी गई। थानेदार ने फिर कोई FIR दर्ज नहीं की और सनहा दर्ज कर काम को पूरा कर लिया, और एक बार फिर से मामले की लीपापोती की गई। और उस वक्त गया के SSP थे आदित्य कुमार। यानी कि ये पूरा मामला आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से मामले की लीपापोती की जा रही थी, और इसके बाद से ये चर्चा अब हो रही है कि कहीं ना कहीं ये फर्जीवाड़ा एक बार फिर से देखने को मिला है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण,